देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपके पास जो भी समय अभी शेष है उसे आप विशेष समझ करके अपनी परीक्षा के तैयारी में अपना 100% दे रहे होंगे। क्योंकि अभी भी यदि आप सजग नहीं होते हैं, अभी भी यदि आप अपने समय की कीमत को नहीं समझते हैं, तो इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान किसी का होगा तो वो आपका होगा और आपके माता पिता की मेहनत व्यर्थ जाएगी और उस शिक्षक का सपना टूट जाएगा, जो शिक्षक आपके लिए दिन भर इस सपने को अपनी आंखों में लेकर के संजोते हैं कि जिस दिन मेरे बच्चे का परीक्षा परिणाम आएगा उस दिन मुझे खुशी होगी। तो अपने उन शिक्षक के सपनों को टूटने मत दीजिए। आपने विद्यालय में जो अध्ययन किया उसे व्यर्थ न जाने दीजिए और आप अपने पिताजी की फटी हुई एड़ियों को देखिए, उनकी आंखों में एक बार देखिए और तब भी यदि पढ़ने का मन नहीं करता है तब मुझे लगता है कि आपका पढ़ना ही व्यर्थ है। और अपने पिताजी की मेहनत का कहीं ना कहीं आपको भान हो, आपको अपने शिक्षक की मेहनत का भान हो और आपकी माँ जो आपके लिए आंखों में अनगिनत सपने पालती है उनकी मेहनत का भी आपको भान होना चाहिए, अर्थात एहसास होना चाहिए और तब आप अध्ययन कीजिए। आज अर्थशास्त्र के अंतिम अध्याय 7वां अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा और मैं उन प्रश्नों को आपके बीच में रखूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग को से एकमात्र अनुरोध कि आप लोग अंत तक सुन लीजिएगा और सुनने मात्र से ऐसी आशा करता हूं कि आपको तमाम प्रश्न स्मरण हो जाएंगे। YouTube चैनल पर किसी भी प्रकार के वीडियोस डालने का मेरा मकसद सब्सक्राइबर और कमेंट प्राप्त करना नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं, बल्कि आप लोगों के हिस्से में कुछ न कुछ सकारात्मक और कुछ न कुछ बेहतर प्रस्तुत करने की कोशिश करना है। मेरा मकसद कतई नहीं कि मैं स्वयं के हित के विषय में सोचूं। आप जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी एक बड़े भाई के रूप में मैं अपनी भूमिका अदाने का करना मानते हैं आप लोग, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति की बात है और मैं 100% प्रयास करता हूं कि मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को कुछ ऐसा दूं ताकि वो परीक्षा भवन में भी जाएं तो कुछ उनको न भूलें और उनको वो स्मरण रहे। तो इस पाठ से जो अब महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा। उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। तो लिखेंगे उपभोक्ता एक ऐसा शख्स जिसे बाजार का राजा कहा जाता है। उपभोक्ता यानी कि जिसे अंग्रेजी में यूजर कहा जाता है ना। तो उपभोक्ता कौन होता है? तो उपभोक्ता एक ऐसा शख्स होता है जो कि बाजार का राजा जिसको कहा जाता है। जैसे कोई भी वस्तु उत्पादित हो गई, कोई भी वस्तु बन गई, मगर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वस्तुओं को उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, तो वस्तुओं को बाजार से खरीद करके लाते हैं। तो हम जिन वस्तुओं को खरीदते हैं या फिर जो भी व्यक्ति जो वस्तुओं को क्रय करते हैं और उपयोग करते हैं उन्हीं व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है, यूजर। अर्थात वस्तुओं को यूज करने वाले, उपयोग करने वाले को कहीं क्या कहा जाता है, उपभोक्ता। तो बाजार में उपभोक्ता ही क्या करते हैं, तो जाते हैं और मार्केट से कोई ना कोई वस्तुएं खरीद करके लाते हैं, है ना। और विकास की प्रक्रिया, आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है उपभोक्ता पर ही निर्भर करती है। तो इस कारण से भी मैंने परिभाषा बताने के क्रम में मैंने कहा कि उपभोक्ता एक ऐसा शख्स जिसे बाजार का राजा कहा जाता है। तो आप लोग उपभोक्ता के बारे में इस प्रकार संक्षेप में आप लोग लिख सकते हैं। मैंने विस्तार पूर्वक आपको उल्लेख करके भी बता दिया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं। तो लिखेंगे उपभोक्ता के शोषण के कई तरीके हैं। जैसे उपभोक्ताओं से क्या कर लिया जाता है, तो उपभोक्ताओं को माप तौल में कमी कर दी जाती है ना। कहा जाता है कितना भी और दे दिया जाता है। जैसे 1 किलो के बदले में 900 ग्राम का ही क्या कर दिया जाता है, सामान समर्पित कर दिया जाता है दुकानदारों के द्वारा। तब माप तौल में कमी होना, है ना। उचित मूल्य जो है उससे भी अधिक मूल्य ले लिया जाना। आप लोग देखते होंगे कभी कभी MRP जितना वस्तु का रहता है तो कुछ दुकानदार क्या करना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो अभी जो दर बढ़ गई है तो उसी के दर पे आपको देनी होंगी पैसे, और वस्तु का कीमत कुछ और होता है। जैसे 15 रुपये किसी सर्फ की कीमत है तो उस कीमत पर यदि दर बढ़ गया और नए प्राइस का यदि सर्फ यदि 20 रुपये का आ रहा है तो दुकानदार भले ही उसने 15 रुपये के दर से खरीद करके उस वक्त लाया हो मगर आपको 20 रुपये में दे देता है। तो उचित मूल्य जो है उससे भी अधिक मूल्य पर वस्तु दिया जाना, ये सब उपभोक्ता के शोषण के तरीके हैं, है ना। और जो ओरिजिनल असली के नाम पर नकली वस्तु उपलब्ध करवा देना, ये सब क्या है, तो उपभोक्ता के शोषण के तरीके हैं, है ना।
इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे उपभोक्ता शोषण से तात्पर्य है उपभोक्ता के हितों के साथ किए गए असुरक्षा से। उपभोक्ता शोषण कैसे होता है, जब उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में न रखा जाता है और उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता शोषण कहा जाता है। उपभोक्ता शोषण कई तरीके से किया जाता है ना। वस्तु की गुणवत्ता में कहीं न कहीं कमी कर दी जाती है, कालाबाजारी कर दी जाती है ना। जो MRP है उससे अधिक पैसे ले लिए जाते हैं। तो यही प्रक्रिया सब क्या है, उपभोक्ता शोषण के को प्रतिबिंबित करती है, प्रतिभाषित करती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखें। तो लिखेंगे उपभोक्ता के निम्नलिखित कर्तव्य है। पहला, उपभोक्ता का क्या कर्तव्य है, तो वह जिस भी वस्तु को खरीद रहा है तो उस वस्तु की गुणवत्ता की वह जांच कर ले, है ना। वह यह जांच कर ले कि मैं जो वस्तु क्रय कर रहा हूं, अथवा मैंने जितना माप कहा है, जितना मैंने किलोग्राम वस्तुओं को कहा है, अथवा मैंने जितना पीस कहा है उतना ही वस्तु मुझे दिया जा रहा है अथवा नहीं। क्योंकि हम लोग दुकानदार को पैसे देते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या करें, तो हमने जितने रुपए दुकानदार को दिए हैं उतने मूल्य और उतने माप की हम लोग उससे वस्तु प्राप्त करें। उसके पश्चात हमारा और भी कर्तव्य है एक उपभोक्ता होने के नाते कि हम लोग जो भी सामान क्रय करते हैं तो उसकी हम लोग रसीद प्राप्त करें, क्योंकि रसीद हमारा एक अनमोल सबूत होता है ना। और सबूत के आधार पर ही हम लोग कोई कार्रवाई करने के काबिल होते हैं। उपभोक्ता का यह भी कर्तव्य है कि यदि उपभोक्ता से किसी भी सामान की खरीदारी करने वक्त यदि उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है तो शोषण के विरुद्ध वह उपभोक्ता आवाज भी उठा सकता है और उचित कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये हमारे उपभोक्ता होने के नाते हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है। इसके पश्चात जागरूक उपभोक्ता किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है, तो जागरूक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो लिखेंगे जागरूक उपभोक्ता एक ऐसा उपभोक्ता होता है जो भी वस्तु क्रय करता है तो वस्तु क्रय करने के पूर्व वस्तु की शुद्धता की जांच कर लेता है ना, वस्तु के उचित मूल्य को देख लेता है और जो भी वस्तुएं होती है यदि वह वस्तु असली के नाम पर नकली दी जाती है तो उन वस्तुओं को क्रय नहीं करता है, अर्थात उन्हीं वस्तुओं को क्रय करता है जो कि उसके बजट के अनुसार हो और उसने जो मूल्य अदा किया है उसी के अनुसार हो, तो उसी उपभोक्ता को जागरूक उपभोक्ता कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। लिखेंगे जो उपभोक्ता को जागृत करने के लिए अर्थात उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के नारे दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख नारे हैं ग्राहक सावधान, ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचानो। ये सभी नारे हैं जो इसलिए नारे दिए गए हैं ताकि लोग क्या करें, तो जो भी यूज़र हैं जो भी वस्तुओं को क्रय करने के लिए जाते हैं वो अपने अधिकारों को पहचानें और सतर्क रहें। तो इन्हीं कारणों से ये नारे दिए गए हैं। तो जो भी नारे आपसे यदि पूछा जाता है आपसे कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु कौन कौन से नारे दिए गए हैं तो आप इन नारों को लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, उपभोक्ता वितरण प्रणाली क्या है, इसकी असफलता के किन्हीं दो कारणों की विवेचना करें। तो लिखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली अथवा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ताओं को उचित दर पर और कौन से उपभोक्ताओं को, तो सभी उपभोक्ताओं को। लिखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी उपभोक्ताओं को उचित दर पर, सभी उपभोक्ताओं को उचित दर पर क्या की जाती है, तो वस्तुएं प्रदान की जाती है। तो उसी प्रणाली को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग जहां पर रहते होंगे तो आप लोगों को राशन अथवा किरासन दिया जाता होगा और सबके साथ समान दर लिया जाता होगा, है ना। ये नहीं जो किसी से कम अथवा किसी से ज़्यादा। अब इसकी असफलता के क्या कारण है, तो लिखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता के दो कारण निम्नलिखित है। प्रथम कारण कालाबाजारी। आप लोग देखते होंगे जहां पर आप लोग राशन लेने के लिए जाते होंगे तो क्या किया जाता है, वो तो खैर सरकार की ओर से आती है जो भी राशन होता है अथवा किरासन हो, मगर क्या किया जाता है
तो हमसे पैसे तो ले लिए जाते हैं जो कि सरकार के दर पर निर्धारित होते हैं, मगर क्या कर ली जाती है, तो माप तौल में कमी कर दी जाती है ना। अथवा क्या किया जाता है, सड़ा हुआ चावल या फिर सड़ा हुआ गेहूँ प्रदान कर दिया जाता है। तो ये उपभोक्ताओं का के साथ जो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये इसकी असफलता के ये कारण क्या, तो कालाबाजारी। दूसरा कारण अशिक्षा। अशिक्षा के कारण भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या रहा, तो असफल रहा। खैर बहरहाल अभी भी चलायमान है, मगर कहीं ना कहीं ये प्रक्रियाएं, अशिक्षा और कालाबाजारी, ये दोनों अभी भी व्याप्त हैं और चल रही हैं। तो उपभोक्ता जागरण और संरक्षण से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सबको जो भी बातें आपके शिक्षक बड़े ही प्रेम और समर्पण के भाव से सिखलाते हैं, उन बातों पर अमल करने का भरसक प्रयास कीजिए, क्योंकि आप यदि अपने समय को गंवाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने भविष्य को गंवा रहे हैं और अपने भविष्य में अनगिनत मुश्किलों को आमंत्रित कर रहे हैं। आप अपने भविष्य को एक अनमोल गहना समझिए, क्योंकि आज जो आप करेंगे उसी से आपका भविष्य निर्धारित होगा। आप अपने पिता की आंखों में देखिए, आपके पिता आपके लिए जो संघर्ष करते हैं उसको देखें और मन से पढ़ें, है ना। और राम की तरह गुणगान उन्हीं का किया जाता है, क्योंकि राम ने क्या किया, तो राम ने 14 वर्ष का वनवास सहन किया। वनवास सहने के क्रम में बहुत सारे उनको कठिनाइयाँ आई होंगी, मगर उन्होंने कठिनाइयों को सहन किया और तत्पश्चात उनकी ख्याति आज दूरस्थ तक है और हर युगों में उनकी चर्चा की जाएगी। तो हमारी भी चर्चा हर जगह की जाए, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग आज कुछ अच्छा करें। तो आज अपना समय पढ़ाई में खर्च कीजिए, कल आपका भविष्य जो होगा वो स्वर्णिम होगा। धन्यवाद।